फर्स्ट चैप्टर जो आपकी पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th जो हम क्लास रूम में सबसे पहले टीचर्स आपको टीच करते हैं जनरली, वो है पावर शेयरिंग, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे सत्ता की साझेदारी। सो पावर शेयरिंग चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है आपका केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। सेकेंड पार्ट एक स्मॉल पार्ट है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। और थर्ड पार्ट इस चैप्टर का फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, जिसमें एक्चुअली हम स्टडी करते हैं कि पावर शेयर कैसे की जाती है, स्पेशली हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे एप्लीकेबल है। सो ये आपकी जो बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसको समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 गिवन है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करने से क्या बेनिफिट होगा और पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या उससे उसके डिमेरिट्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एक कंट्री को फेस करनी पड़ सकती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। सो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ स्लाइड वेयर द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम विच इज अ कंट्री ऑफ यूरोप इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। सो बेल्जियम इज़ बेसिकली अ स्मॉल कंट्री जिसकी पॉपुलेशन नियरली हरियाणा के इक्वल है, और इसके 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। सो इफ आई टॉक अबाउट द ethnic composition of Belgium, so Belgium has basically 3 types of people who are living in Belgium. Number 1, the French speakers who are 40% of the total population, जो बेलोनिया रीजन में रहते हैं। नंबर 2, डच स्पीकिंग पीपल जिनकी पॉपुलेशन 59% है, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। एंड थर्ड वन इज जर्मन पीपल, जर्मन स्पीकर्स जिनकी पॉपुलेशन 1% है। सो बेसिकली द डिवीजन इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस यूज्ड बाय द पीपल। 59% Dutch speakers living in Flemish region, 1% German and 40% French speakers living in Wallonia region. Now if I talk about the condition of Brussels, so Brussels में एक रिवर्स कंडीशन है, कंट्री में जो मेजोरिटी है वो डच स्पीकर्स की है, बट ब्रसेल्स विच इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम वहाँ पर मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकर्स की है। सो 80% पीपल आर फ्रेंच स्पीकर्स एंड 20% आर डच स्पीकर्स। सो दिस इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लुक एट द ethnic composition of Sri Lanka. So in Sri Lanka, the division is based on, or ethnic composition, ethnic groups are based on language. Means there is a linguistic division or linguistic groups. So Sri Lanka is divided basically on the basis of language in 2 parts. Sri Lanka में सिन्हाला स्पीकर्स है और तमिल स्पीकर्स है। सिन्हाला स्पीकर्स आर मोस्टली बुद्धिस्ट, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन है 74%। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, तमिल से, बट वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। No, if I talk about Tamil speakers, they are about 18%, जिसमें फर्दर डिवीजन है श्रीलंकन स्पीकर्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। सो आउट ऑफ दिस 18% तमिल स्पीकर्स, श्रीलंकन स्पीकर्स की पॉपुलेशन 13% एंड इंडियन तमिल्स जो इंडिया से एज अ प्लांटेशन वर्कर्स तमिलनाडु गए थे, जिनको ब्रिटिशर्स ले गए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उनकी पॉपुलेशन है 5%। इनका रिलीजन बेसिकली हिंदुइज्म है या इस्लाम को फॉलो करता है, और इनमें से कुछ क्रिश्चियंस भी हैं। So this is the ethnic composition of Sri Lanka. Now there is a question given in 2023 sample paper of CBSE. My friend's grandfather had gone to Belgium during 1915 and 60 and worked in a chocolate factory. He said that tensions between Dutch and French speaking community justifies statement with the 2 reasons. तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि एक बच्चा है जिसके फ्रेंड के फादर बेल्जियम गए और वो 1950s और 60s के टाइम पीरियड में वहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ के जो कॉमन मैन है, जो आम लोग हैं डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स, तो उनमें कुछ टेंशन्स है, उनके एथनिक कॉम्पोजिशन के डिवीजन की वजह से उनमें कुछ टेंशन है। जैसे इसका आंसर है कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो ज़्यादा पावरफुल है इकोनॉमिकली और रिच भी है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के कंपैरिजन में लेट पहुँचे हैं, और ये टेंशन ज़्यादा एक्यूट है ब्रसेल्स में, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन रिवर्स है। एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और डच स्पीकर्स कम है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी कंस्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल, तो दिस वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो आगे हमें ये देखना है चैप्टर में कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, बेल्जियम के लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन उसे कहाँ ले लाता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ बेल्जियम दे हैव अडॉप्टेड, सो दे अकोमोडेटेड देयर डाइवर्सिटी, उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को अपनाया, और बेल्जियम की समझदारी ने उसके अकोमोडेशन इन बेल्जियम टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसने बेल्जियम को एक पीसफुल कंट्री में कन्वर्ट किया। बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया ड्यूरिंग 1970s टू 1993, जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की जो क्वांटिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल उन्होंने कर दी कि इक्वल गवर्नमेंट्स का शेयर, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं उनका शेयर रहेगा।
हालांकि पॉपुलेशन में डिवीजन है, डच स्पीकर्स आर more than French speakers, but they even don't care about it. Now, many powers of central government has been given to the state government. State government will not subordinate to the central government. बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी स्टेट गवर्नमेंट फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म की गई, पहली गवर्नमेंट फॉर द कंप्लीट कंट्री, सेकेंड गवर्नमेंट फॉर द कैपिटल दैट इज ब्रसेल्स, जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ यानी डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स इनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन को अप्लाई किया गया। नेक्स्ट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू लैंग्वेज कम्युनिटी। तो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी जैसे डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स, वो अपनी कम्युनिटीज से भी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, जो लोकल लेवल पर वर्क करती है, जैसा कि आपको लास्ट पॉइंट में गिवन है कि इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ पर लॉ बनाने के। क्लियर है? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई स्कूल है, और स्कूल में कोई सिस्टम है जिसमें एजुकेशन फ्रेंच लैंग्वेज में दी जा रही है, बट अगर वहाँ डच स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनको राइट है कि वो ऐसा लॉ बनाकर डच स्टूडेंट्स के लिए भी अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द केस ऑफ बेल्जियम। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। तो स्टेट एनी टू मेजर्स अडॉप्टेड बाय श्रीलंका इन 1956 एज अ पार्ट ऑफ देयर मेजोरिटेरियन पॉलिसी, और विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। उसमें आपको ये बताना है कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद की जो नीति उन्होंने अपनाई, यानी जिसकी मेजोरिटी है, पावर भी उसी के पास रहेगी, उसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उसमें एलिनेशन यानी पराये होने की भावना जागने लगी। तो जैसे ही श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला 1948 में, वहाँ रहने वाली सिन्हाला कम्युनिटी ने, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने ट्राई किया कि हम पूरे कंट्रोल को अपने हाथ में ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करें। सो व्हाट दे हैव डन, लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। सिन्हाला कम्युनिटी ने सरकार में अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश की, और उन्होंने मेजोरिटेरियनिस्ट मेजर्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को एक इकलौती अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, आधिकारिक भाषा। सिन्हालाज हैड गिवन प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट जॉब एंड यूनिवर्सिटीज़, यानी जो लोग सिन्हालाज हैं, वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, तो उन्हें माना जाता था कि ये ओरिजिनल श्रीलंकन्स हैं, तो इन्हें गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ में प्रायोरिटी दी गई, प्रेफरेंस, यानी गवर्नमेंट जॉब्स में इनको प्रायोरिटी मिलेगी, इनका सिलेक्शन पहले होगा, यूनिवर्सिटीज़ में इन्हीं स्टूडेंट्स का एडमिशन पहले होगा। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो उन्होंने ये बोला कि हम सिन्हाला स्पीकर्स को और जो वहाँ पर रिलीजन है बुद्धिज्म, उसको फॉस्टर यानी प्रोटेक्ट करेंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेजोरिटेरियनिस्ट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी अडॉप्ट की श्रीलंका में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या परिणाम हुए। तो एनसीईआरटी में आपको गिवन है, जिसको हम यहाँ शॉर्ट में समझ रहे हैं कि श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट नो मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय सिन्हाला सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज। श्रीलंकन तमिल्स को ये समझ आने लगा कि इनकी मेजोरिटेरियन पॉलिसीज से हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करने वाली है, वो ना तो सेंसिटिव है ना हमारी लैंग्वेज को लेकर किसी भी तरह से हमारा सपोर्ट करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट वर डिनाई श्रीलंकन तमिल्स पॉलिटिकल लाइफ। तो श्रीलंकन तमिल्स के सामने एक प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई कि अब वो क्या करें, अब वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अपने इश्यूज़ को रेज करें इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्हें समझ आ गया कि दे हैव टू रिबेल और दे हैव टू डू सम मूवमेंट टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा बहुत अलग अलग जॉब्स में, अपॉर्चुनिटीज़ में, स्कूल्स में और दूसरी जगहों पर, जिससे उन्हें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, व्हाट वर द एक्शंस टेकन बाय श्रीलंकन तमिल्स अगेंस्ट मेजोरिटेरियनिज्म। तो इस मेजोरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट श्रीलंकन्स ने कौन से एक्शंस लिए। सो तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल टू रिकॉग्नाइज तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिल स्पीकर्स ने अपनी पार्टी बनाई और स्ट्रगल किए, संघर्ष किया ताकि उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपना लिया जाए। इवन जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो वहाँ रहने वाले तमिल्स थे, उनको भी इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। दे डिमांडेड ऑटोनॉमी इन तमिल पॉपुलेटेड प्रोविंसेस। उन्होंने स्वायत्त शासन की डिमांड की, मांग की उन एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा तमिल्स रहते थे। बाय 1980s पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड इंडिपेंडेंट तमिल एलम, बट कंटिन्यूसली डिमांड नेग्लेक्ट होने की वजह से जो कंट्री है उसके तमिल्स को ये समझ आ गया कि अब हमें एक अलग स्टेट की डिमांड करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। वो 2009 में जाकर फिनिश हुआ ये वॉर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसका आंसर लिख सकते हो।
प्रूडेंशियल यानी प्रैक्टिकल पावर शेयरिंग आउटकम्स, मॉरल यानी नैतिक तौर पर पावर शेयरिंग से क्या बेनिफिट होता है। तो प्रूडेंशियल रीजन को अगर हम देखें तो ये हेल्प करता है रिडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स, यानी अलग अलग समाज के जो ग्रुप्स हैं, समूह हैं, उनमें आपस में किसी भी तरह के मतभेद से बचाता है। पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है स्टेबिलिटी मेंटेन करने का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी फ्रॉम टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को होने वाले अत्याचार से ये बचाता है। अगर मॉरल रीजन की बात करें तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट, ये लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ाता है। So that's all, students. Forms of power sharing.